जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंड पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिसमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान कराती है। पारस्परिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समाविष्ट और समुदाय में सहयोग तो यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इस सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विआगामी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिक जीव कोशीय विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशीय विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक सीमित होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर कोई नई कोशिका आ सके। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन या सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलासन तथा रेत के टीले में भी वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनके सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि की ओर से होती है, इसीलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई, कवक लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया तप्टेगरी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में शैवाल, मोस तथा प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल तथा अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब हम जनन की वृद्धि पर्यायवाची अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, खेसरिया, खच्चर, बंध्य, कामगार, मधुमक्खी, अनवर, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। यदि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक हो, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं।
किसी भी निर्जीव में उपभोज्य क्रिया नहीं होती है। शरीर में बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपभोज्य क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। जीवों के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपभोज्य क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव है। अतः उपभोज्य क्रिया निर्वाह जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकांकी उपभोज्य क्रिया जैविक नहीं है। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी तथा ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतना है। इसीलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए विलक्षण हो सकती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी को मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम उन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर पाए जाने वाला होता है। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों के स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सबसे विविध अंशों में होते हैं। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधों में हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपकी विविधता की एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। स्पष्ट, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या अथवा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव को आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। जब तक कि ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है, हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हमें पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसमें हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इसे भ्रमकारी की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्ट नाम पद्धति भी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं।
अध्ययन को सरल करने के लिए अन्य वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे दिया जाता है। प्राणी वर्गीकीवादियों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICGN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम की किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जातीय संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आपको नाम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाया जाए। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजिफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों से लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कि कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनको लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजिफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता सदस्य के गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट रूप से आप कुत्ते को ही देखोगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचो तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी करना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमें मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसीलिए सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे की एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों में पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण, प्रकार, रचना, कोशिकीय रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण और अध्ययन के आधार पर है। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानते और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति
सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ जियो की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक टेक्सोन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वयं स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्णन किया जा सकता है, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि इस वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिक समूह। सभी ज्ञात जीवों में वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले स्वर में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस जीव को विभिन्न स्वर्गों में कैसे रखते हैं। इसीलिए मूलभूत अक्षर विशिष्ट अथवा आपके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज या जाति। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका यानी आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम यानी आलू तथा पैंथेरा लियो यानी शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जातीय संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम है और यह टेक्सा अथवा स्वर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जातीय संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिन्हें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण, पैंथेरा में एक अन्य जातीय संकेत पद है जिसमें टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिस है और मेलाजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश या जीनस। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश स्पीसीज संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण, आलू, टमाटर तथा बैंगन। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर यानी पैंथेरा लियो, चीता यानी पैंथेरा पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरण, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिसी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों के कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। इन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। गण या ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इनमें से एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नवोल्वुलेसी, सोलेनेसी को पोलिसोनियलस
गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल्लों को रखा गया है। वर्ग या क्लास, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ते आते हैं को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ या फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर समग्र जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठज्या, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर समग्र भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम, जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम समग्र जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत में एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में इन दोनों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसर्ग बताए हैं, इसे विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे तो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्सा संबंध निर्धारित करने वाले अधिक कठिन हो जाते हैं। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। वर्गीय सहायता साधन, जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिलक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिलक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है, तो आपको इन सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे। हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की एक शीट पर सुखाकर दबाकर परिलक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मानकर वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरियम वर्गीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन, इन विशिष्ट उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है, जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। संग्रहालय या म्यूजियम, वनस्पति संग्रहालय प्रशिक्षित संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र कर मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, इन उपवन में अधिकांश वन्य आवासीय जीव पर रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव है, प्राणी उपवनों में विभिन्न प्रकार के
के प्राणी उपलब्ध करवाए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग बच्चे आते हैं। कुंजी अथवा चाबी, यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणी की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिमाण स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गी की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गी की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णों को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैन्युअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर जानकारी हो तथा सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उनके वासस्थानों के विषय में जानकारी होती है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की स्पीशीज की विस्तृत सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हो जाती है।